Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next topic is digestion in man. ये इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है और इस चैप्टर में से जो 4 से 5 एम कैट में एमसीक्यूज आते हैं वो भी सारे के सारे इसी टॉपिक में से ही आते हैं डाइजेशन इन मैन। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर हिस्से को बड़ी डिटेल में उनका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 18 जो कि सेकंड ईयर में हमारे होंगे, 12, 13, 14 फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 15, 16 और 17, 18 ये सेकंड ईयर में, 18 तक हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी को हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम और उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन इन मैन। और डाइजेशन का मतलब हम जानते हैं कि खुराक को जो है वो डाइजेस्ट करना, एंजाइम की मौजूदगी में कम्प्लेक्स उसमें मौजूद का जो कंपाउंड है उनको सिंपलीफाई करना, सिंपल करके उनको फिर एब्जॉर्ब करना ताकि एजिमिलेशन के प्रोसेस से उनसे एनर्जी हासिल की जा सके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, दैट इज़ द कॉइल्ड, वो कॉइल्ड ट्यूब की फॉर्म में है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से एनस की तरफ। ये माउथ से शुरू होता है, ये सारे के सारे ट्यूब है, ये स्टोमिक है, ये तमाम ट्यूब्स की फॉर्म में, और एनस इज़ द लास्ट ओपनिंग जहाँ से एक्सक्रीशन होती है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साइड्स हैं, यहाँ पे ओरल कैविटी है जो कि हम मुंह खोलते हैं, मुंह के अंदर जो सारी कैविटी है दैट आर द ओरल कैविटी। उसके बाद ये एसोफेगस है, फेरिंक्स है, यहाँ पे मस्कुलर पैसेज, देन मेन स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, ये सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इट फॉल्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में, जिसे हम कहते हैं पेट का एरिया कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बेली रीजन में मौजूद होते हैं। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन है, कौन से पार्ट है, इसमें बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर हिस्से ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर हिस्से, इनको हम पढ़ेंगे भी, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सीकम एंड रेक्टम। और इसके साथ इसमें एसोसिएट ग्लैंड्स या असेसरी ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट आर द असेसरी ग्लैंड और द एसोसिएट ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं, गॉल ब्लैडर्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। ये बाकायदा तौर पे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी जो मुख्तलिफ तरह की सेक्रीशन से डाइजेशन में पार्ट प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेंगे दैट इज़ द साइट ऑफ डाइजेशन, कि इन तमाम जगहों में से कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन होती है मेनली 3 जगहों पर, ओरल कैविटी में, स्टोमिक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। दे आर द साइट ऑफ डाइजेशन, दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर डाइजेशन अकर्स। The three sites of digestion in digestive system of man is the oral cavity, stomach and small intestine। और यही 3 मेन लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टोमिक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, द डाइजेशन इन ओरल कैविटी, के हमारे मुंह के अंदर खुराक की डाइजेशन कैसे होती है। जब हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं, कोई खुराक खाते हैं, कोई लुकमा या कोई भी चीज़, उसको उसको बाइट करके, च्यू करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उस पर सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम एक्ट करते हैं, उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, फिर वो स्वेलो करके निगलने के बाद एसोफेगस में जाती है। ये तमाम प्रोसेस हम पढ़ेंगे किस तरीके से होते हैं। और दिस इज़ द डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी। अब ओरल कैविटी में डाइजेशन के 3 मेजर यहाँ पे फंक्शंस हैं, या 3 मेजर जो स्टेप्स हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन एंड लुब्रिकेशन एंड देन द डाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ फूड, सबसे पहले अगर इसको आप सिंपली देखें, समझें कि खुराक को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है कि क्या खुराक खाने के काबिल है या नहीं। उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम देखने से पता चल जाता है कि ये खुराक खाने के काबिल है या नहीं। एक बंदा अगर देख नहीं पाता तो वो उसको फील कर लेता है कि ये खुराक, मैं मेरे हाथ में कोई कह लें कि स्टोन है या कोई
कह लें हार्ड चीज़ है खाने वाली, या मेरे हाथ में जो है वो कोई कह लें इस तरीके से कोई डस्ट पार्टिकल तो फील नहीं होंगे, कोई इसी तरीके से कोई मिट्टी है या कोई खाने वाली चीज़ है, वो कंसिस्टेंसी से पता चल जाता है। या जब हम फिर थर्ड स्टेप आता है, जब हम उसको अपने मुँह में इनटेक करते हैं, तब पता चल जाएगा कि ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ये कोई स्टोन है, ये कोई रॉटन चीज़ है, ये कोई बदबूदार चीज़ है, तो उसको हमने इनटेक करना है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि खुराक को सेलेक्ट किया जाता है, और सेलेक्ट करने में साइट भी इन्वॉल्व है, हमारी फीलिंग भी इन्वॉल्व है, और सबसे मेन पार्ट प्ले करती है टंग, जो ज़ुबान है। टंग प्लेज़ अ इफेक्टिव रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द फूड, बिकॉज़ टंग कंटेन्स taste buds, and each taste bud is specific for the specific taste, जो कि हमें बताती है कि ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तुर्श है, ये नमकीन है, या ये बदबूदार है। तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आती है सिलेक्शन ऑफ द फूड। When food enters the oral cavity, it is tested, smelt and felt। और oral cavity में पैलेट है, जैसे तालू कहते हैं, टंग है, और टीथ चीक्स, ये तमाम चीज़ें मिलकर oral cavity बनाती हैं। इफ़ द टेस्ट और स्मेल इज़ अनप्लेजेंट, अगर ये बुरी है स्मेल, तो फिर क्या होता है, या इसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, कोई हड्डी है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई इसमें, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओरल कैविटी इज एडिड इन द सिलेक्शन बाय द सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट, ये तीनों चीज़ें इसमें पार्ट प्ले करती हैं। मगर मेन जो पार्ट प्ले करती है दैट प्लेज द टेस्ट, जिसमें कि टंग इन्वॉल्व है। टंग बीइंग सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, बिकॉज इट कंटेन्स टेस्ट बड। अब उसके बाद ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, ये प्रोसेस होता है, इसके तीन नाम है, ग्राइंडिंग, मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग, चबाना। अब ये क्या प्रोसेस है, जब हम खुराक इनटेक कर लेते हैं, कोई लुकमा, कोई भी चीज़ अपने माउथ में इनटेक कर लेते हैं खाने के लिए, फिर हम उसको चबाते हैं। और चबाया कैसे जाता है, सामने के दांतों से नहीं चबाया जाएगा, केनाइन से नहीं चबाया जाएगा, इंसाइजर्स से नहीं चबाया जाएगा, बल्कि चबाने के लिए दाढ़ें इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें मोलर्स कहते हैं। मोलर उस खुराक को चबाते हैं और उसको च्यू करते करते उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील कर देते हैं। तो खुराक का ये च्यू करना, ये चबाना इज कॉल्ड एज द मेस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। और इसको एक और नाम दिया जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। और इसको मेस्टिकेट क्यों किया जाता है, इसको मेस्टिकेट इसलिए किया जाता है ताकि खुराक एक तो उसका साइज़ छोटा हो जाए, ताकि वो ईजिली एसोफेगस से पास कर जाए, आसानी से वो निगली जा सके। दूसरा इसलिए उसे चबाया जाता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उस पर मैक्सिमम एंजाइम एक्ट करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन द फूड इज ग्राउंड बाय मीन्स, ग्राउंड का मतलब है ग्राइंड करना, उसे कह लें कि जिसे जिस तरीके ग्राइंड करते हैं चीज़ को, कुतरना। फूड इज ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ द मोलर टीथ, दाढ़ों के जरिए इनटू द स्मॉलर पीसेस। ये क्यों किया जाता है, दिस इज यूजफुल बिकॉज द इसोफेगस अलाउज relatively small pieces to pass through, and small pieces have much more surface area for the enzyme to attack। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन इसका फंक्शन है, जो मेन इसका स्टेप है, दैट इज द लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। पहले उस खुराक को लुब्रिकेट किया जाता है और फिर उसको डाइजेशन किया जाता है, और ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों ही काम कर, ये प्रोसेस तय पाते हैं, ये प्रोसेस एकम्प्लिश होती है बाय द सलाइवा। अब सलाइवा क्या है, सलाइवा हमारा एक सलाइवरी एक सेक्रीशन है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स के नेम और सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सलाइवा, और सलाइवा किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, और हर उसमें चीज़ का क्या रोल है। तो सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। एमसीक्यूज के हवाले से ज़रा ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको देखिएगा, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के तीन पेयर हैं। तो अगर ये आ जाए कि हाउ मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इट विल बी द सिक्स, क्योंकि थ्री पेयर्स का मतलब है छः सलाइवरी ग्लैंड है। तो कौन कौन सी है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, इट इज सिचुएटेड बिलो द टंग। सब मैक्सिलरी ग्लैंड बिहाइंड द जॉज, जॉज जबड़ों को बोलते हैं, एंड पैरोटिड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ एयर्स, ये इनकी लोकेशन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज सलाइवा एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सलाइवा। तो द सेक्रीशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड की एक्सक्रीशन को सेक्रीशन को कहेंगे सलाइवा। और सलाइवा में तीन चीज़ें हैं, वाटर, म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड साल्ट्स, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेज और टाइलिन, ये एंजाइम का नाम है। इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि खुराक में मौजूद सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है वो
बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होती है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट जाके स्टोमिक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगी। सबसे पहले वाटर एंड म्यूकस, अब इसका क्या काम है, वन बाय वन इनका ये हेडिंग दे के हम सारे लिखते हैं। वाटर एंड म्यूकस, वाटर और म्यूकस खुराक को जो है वो जो हमारे माउथ में फूड है जो मेस्टिकेट हो चुकी है उसको स्लाइमी करते हैं, उसको जो है मॉइस्चन करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं ताकि वो आसानी से निगली जा सके, ताकि वो इस तरीके से आसानी से उसको निगलना आसान हो। वाटर एंड म्यूकस टुगेदर मेक अ स्लाइमी लिक्विड विच सर्व्स टू मॉइस्चन and lubricate the food so that it can be chewed efficiently and pass through the esophagus smoothly, ताकि ये आसानी से यहाँ से गुजर के इधर एसोफेगस के अंदर आ जाए, निगली जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो इसकी पीएच को मेंटेन करता है सलाइवा की, और इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। मुख्तलिफ तरह के जरासीम जो खुराक के साथ आ जाते हैं उनको भी ये किल करता है, ख़ास तौर पे जिसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं। Sodium bicarbonate, sodium bicarbonate and some other salts are slightly antiseptic. Antiseptic, we know that they kill the bacteria, and their main function is to stabilize the pH of food. और जो pH है फूड हमने इनटेक किया उसको स्टेबलाइज करता है ताकि जो एसोफेगस से स्टोमिक की तरफ जानी है उसकी pH एक मेंटेन रहे, और फूड की pH को भी मेंटेन करता है और सलाइवा की pH को भी मेंटेन करता है। जो हमारे पास पीएच स्लाइवा प्रोड्यूस होता है दैट इज़ हाईली अल्कलाइन। स्लाइवरी ग्लैंड से पैदा होने वाला जो स्लाइवा है उसकी पीएच होती है 8। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड विद द एक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिमूव होती है और उसकी पीएच 8 से तकरीबन 6 पे आ जाती है। और 6.5 वो पीएच है जहाँ पे जो स्लाइवरी अमाइलेज एक्टिव होते हैं। अगर ये पीएच 8 ही रहे तो फिर स्लाइवरी अमाइलेज एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.4 6.5 तक है। तो इस वजह से 8 पीएच को 6 पर लेकर आया जाता है ताकि स्लाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट हों और वो खुराक में मौजूद स्टार्च की डाइजेशन करें। तो फ्रेश स्लाइवा इज अल्कलाइन विद पीएच 8, ये एमसीक्यूज भी है। क्विकली लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट्स पीएच 6। नेक्स्ट है टाइलन, ये टाइलन और अमाइलेज। टाइलन is a carbohydrate digesting enzyme which digests starch and glycogen to maltose. स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में डाइजेस्ट करेगा, फिर माल्टोज फर्दर ग्लूकोज में डाइजेस्ट होगी। इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ पे होगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वॉल्विंग, कि किस तरीके से हमने उसको स्वॉलो करना है, निगलना है। इसमें एक यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोलस। अब जो खुराक हमने चबाई है, ये वाली खुराक जो हमने चबा ली है, जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करके इसमें मौजूद पार्शली डाइजेस्ट कर दिया है, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर चुका है, इस वाली खुराक को हम एक नाम दे देते हैं। ये एक लुकमा सा बन जाता है इस फॉर्म में, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है या जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस फॉर्म में इसको बोला जाता है बोलस। इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं बोलस का। तो ये डेफिनेशन भी आती है बोलस। एज अ रिजल्ट ऑफ मेस्टिकेशन द सॉफ्टन्ड पार्शली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड मैस इज रोल्ड इनटू द स्मॉल ओवल लंप, ये गोल सा एक लुकमा सा बन जाएगा जिसे कहेंगे बोलस, which is then pushed to the back of the mouth by the action of tongue and muscles to the pharynx, which ensures the food does not enter the windpipe. तो ये फिर यहाँ से होता हुआ ये इस वाले रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो रीजन है फेरिंग्स से होता हुआ ये एसोफेगस जिसे खुराक की नाली कहते हैं उसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, बोलस तक। ये स्वेलविंग के इवेंट ओरल कैविटी के डाइजेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये अलग से क्वेश्चन आता है जो कि मेनली शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज़ इवेंट्स ऑफ स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग का मतलब है निकलना, डीग्लूटेशन भी इसे बोलते हैं। अब स्वॉल्विंग के प्रोसेस में एक तो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेनली जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो टंग है, और टंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। आप यहाँ पे एक से दो चीज़ें समझेंगे ताकि ये क्लियर हो। जब नाक से हम खुराक को सांस को इंटेक करते हैं तो सांस यहाँ से होके ये ट्रेकिया में जाती है, तो ये वाली नाली है दिस इज़ ट्रेकिया, और ट्रेकिया के साथ ही खुराक की नाली होती है जिसे कहा जाता है एसोफेगस, ये जो नज़र आ रही है। अब होता क्या है, जब ये खुराक यहाँ पे हम उसको च्यू कर रहे हैं, च्यू करने के बाद ये एक पैसेज है, ये रास्ता,
इसको कहा जाता है नेज़ल कैविटी। ये एक ऐसा रास्ता है नेज़ल कैविटी का जो कि इस हमारे मुँह को और हमारे नाक को मिलाता है। इसके यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ द सॉफ्ट पैलेट। दिस इज़ हार्ड पैलेट, तालू जिसे कहते हैं, और ये सॉफ्ट पैलेट। अब होता ये है कि जब खुराक यहाँ से पुश बैक यहाँ पर आती है, तो ये खुराक यहाँ पे आके इस वाले तालू को पुश करती है, और ये तालू जो यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट है, ये ऊपर की तरफ सीधा हो जाएगा ये, और ये जो एंट्री है टुवर्ड द नोज़ वो बंद हो जाएगी। यानी खुराक यहाँ से ऊपर की तरफ, नाक की तरफ ना जाए, नीचे ही आए, एक काम। दूसरा काम, टंग प्रेशर डालती है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पर मौजूद होता है एपिग्लॉटिस, जो इस ट्रेकिया का ढक्कन है। ये ट्रेकिया के एपिग्लॉटिस के ऊपर इस टंग ने प्रेशर डालना है, जिसकी वजह से ये एपिग्लॉटिस ने इधर बंद हो जाना है। यहाँ पे देखें, ये बंद हो जाता है और खुराक का रास्ता सिर्फ खुला रहता है, ये सांस का रास्ता बंद हो जाता है। खुराक इधर को नहीं आएगी खुराक, बल्कि खुराक की नाली में जाएगी, और जब खुराक नाली में जा चुकी होती है तो फिर ये ओपन हो जाता है। तो इससे ये हमें नज़र आता है, ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस और स्वेलविंग का प्रोसेस इकट्ठे नहीं होते। इस दौरान चूँकि ये बंद हो गया, तो ये चूँकि नैनो सेकंड का, सेकंड्स का प्रोसेस होता है, इस वजह से कोई इस पर का खातर खार इफेक्ट नहीं होता। इसलिए खुराक का यहाँ से एसोफेगस की तरफ जाना, दिस इज़ नाउन एज द स्वॉल्विंग, और इसको डीग्लूटेशन भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इवेंट्स ऑफ स्वॉल्विंग। होपफुली इससे आपको कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसको यहाँ से रिटर्न को भी पढ़ते हैं। ये इवेंट्स होंगे, द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ, फेसिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ। ये टंग की जो मूवमेंट है, टंग की जो मूवमेंट है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको इस बोलस को पीछे की तरफ धकेलेगी। The backward movement of the tongue pushes the soft palate up and closes the nasal opening at the back. यही टंग और ये फूड दोनों मिलके इस वाली जो सॉफ्ट पैलेट को ऊपर कर देगी, और ये नेज़ल कैविटी की तरफ जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। एट द सेम टाइम टंग फोर्सेस द एपिग्लोटिस, द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बिना हुआ एक कह लें कि फ्लैप है, एक उसकी हिस्सा है, इनटू मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दस क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। फिर ये यहाँ पे एपिग्लोटिस को ये पुश करेगी, जो कि इस विंड पाइप को, सांस की नाली को बंद कर देगा, ताकि खुराक सांस की नाली में ना जाए, खुराक इधर से बाहर आए। The larynx cartilage round the top of the windpipe move upward under the back of the tongue। और फिर ये इसके ऊपर एक सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। वो कार्टिलेज से बना हुआ एक इसके ऊपर, जिसे लेरिंग्स कहते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। उस लेरिंग्स के ऊपर ये प्रेशर डालती है और ये इसका विंड पाइप बंद हो जाता है। द ग्लोटिस इज पार्शली क्लोज्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द, वो ग्लोटिस बंद हो जाएगा। द फूड डज नॉट एंटर द पार्शली ओपन ग्लोटस, फिर वो ग्लोटस के अंदर फूड नहीं जाएगी, बिकॉज द एपिग्लोटस डाइवर्ट्स द फूड मैस टू वन साइड ऑफ द ओपनिंग एंड सेफली डाउन द एसोफेगस। क्योंकि एपिग्लोटस ने इस वाले लेरिंग्स को बंद कर दिया है, और खुराक यहाँ से फूड इधर जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं। यहाँ तक जब खुराक मौजूद है मुंह में, माउथ में, तब तो हमारे कंट्रोल में है, मगर जब ये इधर आ जाती है, फिर इसको वापस लेके आना हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज़ पेरिस्टालसिस एंड एंटी पेरिस्टालसिस। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती हैं? दीज आर द मूवमेंट जिसमें एसोफेगस जो ओरल कैविटी से खुराक जो है वो स्टोमिक की तरफ जाती है, और इस मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल की, और ये मूवमेंट यहाँ से खुराक कैसे मूव कर रही है, दिस इज़ द पेरिस्टालसिस। उस बार दफ़ा खुराक यहाँ से वापस मूव करती है, उसे कहा जाता है एंटी पेरिस्टालसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। These are the characteristics movement of the digestive tract by which food is moved along the cavity of canal। यहाँ पे खुराक मूव करती है। It consists of a wave of contraction of circular and longitudinal muscle preceded by the wave of relaxation, thus squeezing the food down the along the canal। यहाँ पे दो तरह से, एक रिलैक्सेशन हो रहे हैं मसल, ये खुल गया है हिस्सा, ये पीछे से कंट्रैक्ट कर रही है, ये कंट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स, इस तरीके से खुराक आगे करती है, मूव करते करते नीचे को आती है, इसे कहा जाता है स्क्वीजिंग।
पेरिस्टालसिस उसी वक़्त स्टार्ट हो जाती है जब खुराक हमारे माउथ से एसोफेगस में आती है और फिर स्टोमक में आती है। स्टोमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो खुराक जाएगी वो पेरिस्टालसिस की मदद से ही जाएगी, जिसे एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया जाता है। इसके बाद है एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये बैकवर्ड मूवमेंट जिसे हम वॉमिटिंग भी कहते हैं, यहाँ से खुराक का वापस आना। ओकेजनली द मूवमेंट आर रिवर्स्ड with the result food may be passed from the intestine back into the stomach and even into the mouth. This movement is called antiperistalsis और ये वॉमिटिंग का बायस बनती है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है हंगर पैन। हंगर पैंग्स जिसे बोलते हैं, इट्स नॉट हंगर पेन, इट्स हंगर पैंग्स। तो हम कहते हैं कि जी चूहे दौड़ रहे हैं हमारे पेट के अंदर, जो है भूख के दौरे पड़ रहे हैं। वो हंगर पैंग ये होता है कि जब 12 से 24 घंटे तक हम कोई चीज़ नहीं खाते तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाता है और उस लो लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो हमारे ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हंगर पैंग। Hunger contractions are peristaltic contraction which are increased by low blood glucose level and are sufficiently strong to create an uncomfortable sensation। और इसकी वजह से यानी जब 12 से 24 घंटे तक कोई पर्सन भूखा रहता है तो उसकी बॉडी के उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, तो यहाँ से खुद ब खुद ही ये जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे और पेट में मरोड़ उठना या दर्द होनी शुरू हो जाएगी, उसे हम नाम देंगे हंगर पैंग का। तो ये अलग से यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम याद करते हैं।